वेलकम फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम मेंस टेस्ट सीरीज 2019 का डिस्कशन करेंगे। ये 5 फरवरी को टेस्ट हुआ था जो हिस्ट्री का था। डिस्कशन का मतलब ये है कि जैसे क्या हम इन क्वेश्चंस में अलग कर सकते थे, किस तरह से इस पेपर को हमको लेना था, और लोगों का और बच्चों का एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिखा है, जो कॉपियां हम लोगों ने चेक की हैं, तो उसमें कैसा क्या रहा, ये सब हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या अलग हम इसमें कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स तो 3 मार्कर है ये। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या हम लिखेंगे। तो मेनली राजा पे कंट्रोल करने के रिलेटेड था। ठीक है, डेट आप लिख सकते थे कब हुआ ये। और कईयों ने, हाँ, इसमें कईयों ने गलतियां की हैं कि जैसे कईयों ने फ्रांस में इसको लिख दिया है। ठीक है, कि फ्रांस में हुआ था। तो इस तरह से कुछ वहां पर मिस्टेक्स होती हैं कि भाई ये गौरवपूर्ण क्रांति जिसे कहा जाता है ब्रिटेन में, उससे रिलेटेड है। राजा स्थायी सेना नहीं रख सकता था। राजा को इस तरह से कमजोर कर दिया गया था कि वहां के राजा के लिए बोला ही जाता है कि ब्रिटेन का राजा कोई अपराध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता तो अपराध तो कैसे ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह का हमको सिर्फ ये जो फैक्ट है ये हमको लिखने थे। 3 मार्कर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे अब 3 लाइन हो तब भी यही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट में हम देखें कि क्या है, ये जो पूछा गया है वो क्या है। तो जैसे बिल ऑफ राइट्स, हम यहाँ पे देखें बिल ऑफ राइट्स तो इंग्लैंड की संसद में लाया गया प्रस्ताव था, 1689 में लाया गया था। दूसरा दूसरा पॉइंट, पर्पस क्या था। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस था राजा पे कंट्रोल, ठीक है, सदस्यों को अधिकार देना, ये सब पर्पस था कि राजा स्थायी सेना नहीं रख सकता है। थर्ड पॉइंट, क्या इसका रिलीवेंस कुछ है अभी भी, या कुछ करंट अफेयर्स में चर्चा में है, या फिर बाद में इसका परिणाम क्या मिला, क्या पड़ा। तो यार बाद में इसका परिणाम यही, ये एक परिणाम हम इसमें लिख सकते हैं कि वहां का राजतंत्र, वहां का मतलब जो रानी है वो एक राजतंत्र या जो वंशानुगत प्रमुख होते हुए भी बहुत सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे स्थायी लोकतंत्र है। तो ये एक तरह से वहां के शासक या जो राजा है और जो जनता है, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनमें संतुलन करने का इसने काम किया, या उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है, रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, वहां का राजतंत्र और लोकतंत्र है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से राजा को भी बनाए हुए हैं और जनता का शासन भी है। तो इस तरह से बैलेंस करने का इसने काम किया। अगला अपन चलते हैं इसमें, पुनर्जागरण के प्रभाव। तो देखो पहली लाइन में कई बच्चे ऐसे भी, देखो इस तरह भी अपन लिख सकते थे कि पुनर्जागरण के प्रभाव लिख दिए, बौद्धिक विकास, धर्म सुधार आंदोलन, उपनिवेशों की स्थापना, राष्ट्रीयता की भावना, साहित्य विज्ञान का विकास, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से भी 3 पॉइंट में इसको बांट सकते हैं। पहला कि पुनर्जागरण क्या है, तो पुनः विचार, रीथिंकिंग। ठीक है, रीथिंकिंग ऑन व्हाट, एग्जिस्टिंग, जो चीजें चल रही हैं, एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं समाज में, जो धर्म के नियम है, जिन नियम से समाज चल रहा है, उन पर पुनः विचार है। और पुनः विचार किस तरह का, लॉजिकल, रैशनल। ठीक है, ऐसा नहीं आस्था या अंधविश्वास से रिलेटेड हो, नहीं, लॉजिकल रीथिंकिंग है। ठीक है, दूसरा फिर हम जैसे दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट में इसमें प्रभाव लिख सकते थे। तो जैसे देखिए, ध्यान से देखना कि पहले में हमने डिफाइन कर दिया, अगर ये भी एक तरीका है करना चाहो तो, और 2 लाइनों में हमने 4 प्रभाव लिख दिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे बीच में लाइन बना के। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम सीधा प्रभाव लिख सकते हैं तीनों लाइन में। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में 3 आने की संभावना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को 4 ही प्रभाव आ रहे हैं तो वो एक लाइन में डेफिनेशन में बैलेंस कर सकता है और यहाँ 4 प्रभाव लिख सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं ये। इसका कोई सर्टेन या निश्चित फॉर्मूला पहले तय नहीं किया जा सकता है। ये डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन,
पर्टिकुलर प्रश्न पे डिपेंड करता है और आपके नॉलेज पर कि मुझे उससे रिलेटेड कैसे कंटेंट आ रहा है या क्या कंटेंट आ रहा है। तो आप जैसे पूछते रहते हैं कि सर इसको इस क्या कैसे लिखना होता है, 3 मार्कर क्या लिखना होता है, तो हर 3 मार्कर की इंडिविजुअल अप्रोच होती है। हम एक मोटा सा ब्रॉड सा एक बाउंड्री लाइन या एक खांचा दे सकते हैं। बाकी आपको जैसे कोई आपको बोल दे नहीं आप भर के 5-6 पॉइंट लिखो, अरे भैया आती ही नहीं है हमको, लिखेंगे कहाँ से? ठीक, तो जितना आपके पास कंटेंट है वो आप लिखें और फिर उसको साइड के ज्ञान से बैलेंस करें अगर आपके पास कंटेंट कम है। जैसे इसमें अपन ने कहा कि हम पुनर्जागरण की थोड़ी सी एक लाइन में परिभाषा और फिर 4 पॉइंट कर सकते थे, इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते थे। अगर आपको आते ही है तो आप 6 पॉइंट लिखो भैया, उसमें क्या है, हो सकता है 3 में से 4 दे दो। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। ओके, बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है, सितम जो कांग्रेस कब चला क्या चला ये डेट दिया गया है। राजदूतों का था सभी देश, जो नेपोलियन जो युद्ध हारे थे वाटरलू में। ठीक है, तो उसके बाद जो यूरोप की यूरोप की दशाएं थी उस पर यह विचार करने का था, एक तरह से राजतंत्र की पुनः स्थापना। ठीक है, मोनार्की को दोबारा व्यवस्थित करने का ये प्लान था। ठीक है, इंपॉर्टेंट घटना है, कंटेंट आपको, और ये हमने जैसे हिंदी का हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश का हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और कंसर्न ग्रुप में, जो आप टेस्ट सीरीज का आपका कंसर्न ग्रुप है उसमें हमने डाल दिया है। ठीक है, तो इंग्लिश का सॉल्यूशन आप वहां से ले सकते हैं। टर्मिनोलॉजी मोर और लेस सेम ही है, जैसे पुनर्जागरण को रेनेसा और ये सब, तो ये टर्मिनोलॉजी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन में यूज करें ताकि बाइलैंग्वेज हो पाए। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन वेस्टर्न जो था, ठीक है, शक शासक था। और सोर्स ऑब्वियसली के जो अभिलेख और ये सब होते हैं, स्क्रिप्शंस जो होते हैं वो सोर्स होते हैं, रिच सोर्स होते हैं हिस्ट्री का, बिकॉज जो उस समय के बंदे थे उन्होंने वो लिखवाया था। ठीक है, तो एक तरह से ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स होती हैं, ओरिजिनल मैसेज होते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री की जानकारी के लिए। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है सोर्स के रूप में। ठीक है, सोर्स के रूप में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बढ़ते हैं आगे। सुदर्शन झील, संस्कृत भाषा, ये सब है ही। ठीक, अगला अपन चलते हैं इसमें। अगला सवाल भी सेम ही लाइन पर है। मौर्यवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत का विवरण दीजिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक, मेगास्थनीज पे सवाल पूछा है। ठीक है, मेगास्थनीज पे 3 मार्कर भी पूछा है और 6 मार्कर भी उनकी पुस्तक इंडिका के का स्रोत पूछा, मतलब इंडिका का जो विवरण है उसका पूछा है। तो इसी तरह से जो अन्य फेमस है, अन्य प्रसिद्ध है, फायान, सिंह, हिंसांग, ठीक है, इनका भी विवरण पूछ सकता है। तो ये संभावना बनती है अगर पैटर्न हम देखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री का एनालिसिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ कि रिपीटेशन बहुत कम है। रिपीटेशन इस तरह से है कि अगर 3 मार्कर पूछा था तो 15 में पूछ लिया है, 6 में पूछ लिया, तो बहुत कम रिपीटेशंस है। ठीक है, तो पर पैटर्न हम समझ सकते हैं कि इन डेप्थ नहीं गए हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पूछा गया है और फिक्स टॉपिक हैं, तो उन टॉपिकों से 6 मार्कर 3 मार्कर जो बनते हैं वही बनते आए हैं। हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डाल रखा है, आप उनको देख सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ एरियाज, कुछ टॉपिक चुनने चाहिए और उनको अच्छी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो नो डाउट आपको ये करना चाहिए और इस तरह का आपको एक एनालिसिस करते रहना चाहिए और उसी के अनुसार आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विवाह के प्रकार, तो 8 प्रकार के विवाह हैं। ठीक है, और जैसे अनुलोम विवाह, जो जैसे उच्च वर्णों में विभाजित था, तो उसी आधार पर ये इनका वर्गीकरण भी किया गया है। उच्च वर्ण का दूल्हा और निम्न वर्ण की दुल्हन, प्रतिलोम में उल्टा, गंधर्व विवाह,
ठीक है, मनुस्मृति में उल्लेख है इनका, तो जोड़े के आधार पर ये विवाह बताए गए हैं। ठीक है, बिंबिसार देखो हिस्ट्री में हमें ईयर लिखना चाहिए सामान्यतः, अगर हमको याद है तो टाइम पीरियड, टाइम स्पान हमको लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट भी अच्छा जाता है। तो बिंबिसार हर्यक वंश के, अब हम टाइम पीरियड लिख देंगे, राजधानी अगर याद आती है तो लिख सकते हैं राजगृह, है ना। जैन साहित्य में इनको श्रेणी कहा गया। ठीक है, और जो इनका वेद था जीवक, उनको इन्होंने भेजा था चंद्र प्रकोप के लिए। ठीक है, तो एक में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम डाल सकते हैं, बाकी तभी जाके कंटेंट भी इसमें बनेगा पर्याप्त। बाजार नियंत्रण प्रणाली खिलजी की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खिलजी पर इस बार बड़ा सवाल जरूर बन सकता है। ठीक है, 6 मार्कर 15 मार्कर बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, खिलजी अभी तक पूछा नहीं गया है मध्यकाल में, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम वही देखो, जैसे आर्टिकल स्ट्रीम पॉलिटी में है, आर्टिकल लिखने से जो पॉलिटी का आंसर है वो अच्छा होता है, इसी तरह टाइम पीरियड लिखने से, नाम लिखने से, है ना, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो, है ना, वो एक अच्छा प्रभाव उस पर जाता है। तो ये है खिलजी का टाइम हमने बता दिया। कम क्यों क्यों इन्होंने किया ये बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि बड़ी सेना रखना चाहते थे, पूरे भारतवर्ष में विजय करना चाहते थे, भारतवर्ष को कंट्रोल में करना चाहते थे, तो बड़ी सेना और कम व्यय में, तो बड़ी सेना रखने के लिए इन्होंने प्रबंधन प्रणाली इजाद की, बाजार को नियंत्रण किया, और कई सारे नियंत्रक, जिन पोस्ट का नाम यहाँ दे रखा है, उन नियंत्रकों को इन्होंने स्थापित किया, मतलब मॉनिटरिंग, निगरानी, है ना, ये सब इन्होंने की। तो बहुत ही मतलब एक व्यवस्थित प्रणाली थी, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट और थोपी गई प्रणाली थी, लेकिन एक व्यवस्थित प्रणाली थी, और यही कारण भी था कि बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है चांद बीबी, जो व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं, उनमें से एक है। अहमदनगर निजाम शाही वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, विवाह आदिल शाह के साथ हुआ। इनका टाइम पीरियड दे रखा है, शासक और योद्धा थी, अकबर के अगेंस्ट इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके तथ्य हैं। हिस्ट्री में ज्यादा कुछ एनालिसिस व्यक्तित्व में हम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्यक्तित्व में ऑब्वियसली फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, और एग्जामिनर या जो एग्जाम प्रणाली है वो भी हमारी रीडिंग या हमारी जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल नॉलेज है, उसी को टेस्ट करती है। ठीक है, बहावी आंदोलन सुधारवादी, मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, उत्तर नॉर्थ वेस्ट इलाके में हुआ। टाइम पीरियड इनका भी दे रखा है, 1820 से 70। संस्थापक अब्दुल बहाव थे, और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ था ये सैयद अहमद बरेलवी के समय में हुआ था। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, और सभी ऐसे आंदोलन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, है ना। ठीक है, अन्य जो नेता थे उन नेताओं के नाम है, हालांकि कंपलसरी नहीं है, आपको नाम याद रहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें, जैसे ये आंदोलन वाला प्रश्न है, तो इसमें वही फर्स्ट पॉइंट कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। दूसरा, नेचर क्या था, इस आंदोलन का नेचर क्या था, तो नेचर अपन लिखें। ठीक है, जैसे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, प्रथाओं पर बल दिया, जागरूकता लाई, शिक्षा, ये सब। और थर्ड, अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, ठीक है, या कोई प्रमुख व्यक्ति रहा, या अभी भी कुछ इसका प्रभाव है, वैसा हम थर्ड पॉइंट कवर कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। ये कुछ एसोसिएशंस हैं जो इन्होंने स्थापित की। इंडियन मिरर अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक थे, सन भी दे रखा है 1861। कुछ ना कुछ डेट जरूर आ जाए हिस्ट्री में, तो उससे थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आती है, उसमें व्यक्ति का नाम आ जाए, कुछ फैक्ट आ जाए। ऐसा नहीं कि बहुत कि सुधारक थे, बहुत अच्छे काम किए, ठीक है, देश समाज को सुधारा, जागरूकता लाई, तो ये फंडेबाजी है, इनसे नहीं, कुछ फैक्चुअल
नॉलेज आना जरूरी है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आल्दो इनका डिस्प्यूट हो गया था क्योंकि जिन मूल्यों को ये मूल्यों की ये प्रेरणा दे रहे थे उन्हीं मूल्यों का इन्होंने एक तरह से विरोध मतलब उल्लंघन भी किया। जैसे बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति से किया और बाल विवाह था एक तरह से। तो उसके बाद इनकी ख्याति थोड़ी सी घटी भी। ठीक, बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भी 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में भी 2 थे और 2 में से ये एक था। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, चूंकि एमपीपीएससी की एग्जाम है। विस्तार, भौगोलिक विस्तार दे रखा है। मदहंता नगर या ओकारेश्वर से महिष्मती, बाहुबली वाला है ना, या जो काल्पनिक था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, महिष्मती साम्राज्य और उज्जैनी तक था। संपूर्ण निमाड़ और मालवा क्षेत्र आता है। 2 राजधानियां थी। ठीक है, दक्षिण 6-6 महीने में राजधानियां चेंज होती रहती थी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। ठीक, बढ़िया। होलकर वंश इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। ठीक है, 20 में तो सिलेबस में भी जोड़े गए हैं। ये सेनापति थे पेशवा के, जिन्होंने पेशवा की आज्ञा से अलग अलग जगह अपने साम्राज्य स्थापित किए, जैसे होलकर, सिंधिया। ठीक है, ये सब। होलकर इंदौर और इंदौर के आसपास थे, मतलब इंदौर ही इनका सेंटर था। मलराव राव होलकर और 1732 की बात है। पूना के पेशवा से अधिकार प्राप्त किया। राजवाड़ा इंदौर का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, एक सेंटर पॉइंट है इंदौर का, इन्होंने बनवाया। ठीक है, उत्तराधिकारी का नाम और इनकी कार्यकाल ये बताया गया है। देखो, ये फैक्चुअल नॉलेज है तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इंफॉर्मेशन रखें। ठीक है, साइड में कुछ बनाने की प्रयास करें, जैसे जैसे मतलब 1732 एग्जैक्ट याद नहीं है तो लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, इस तरह से, या 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका कार्यकाल रहा, इस तरह से। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारक थे। इनकी कई सारी, जैसे बुनी हुई रस्सी पुस्तक है, और भी है, सतपुड़ा के घने जंगल, खुशबू के, ठीक है, शिलालेख, ऐसी ये पुस्तक है, इनकी बुक्स हैं, पुस्तक है। ठीक है, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। जन्म की डेट अगर आपको याद रहे तो ठीक, नहीं तो हाँ, बट अचीवमेंट आप जरूर लिखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान इनको प्राप्त हुआ, तो अचीवमेंट आप जरूर लिखें। डेट आसपास रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या इनका नेचर था, जैसे हमने इसमें लिखा कि भाई गांधीवादी ये थे, तो वो अपन जरूर लिखें। आजाद हिंद फौज, ठीक, आजाद हिंद फौज अपन देखते हैं। स्थापना 42 में, स्थापनाकर्ता कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस के उदाहरण। ठीक है, और सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को स्थापित किया गया, मतलब बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस प्रयास कर रहे थे कि जो आंतरिक संघर्ष चल रहा है उसका बाहरी जो अवसर है उससे भी उसका समर्थन किया जाए। ठीक है, जो विश्व युद्ध के, जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो अंग्रेज सैनिक थे, जो भारतीय थे, उनको जापान के जो अधिग्रहण में आ गए थे, या जापान के सामने जो समर्पण किया था, वो बहुत सारे भारतीय सैनिक थे। तो उनको एक सेना बनाकर उनकी, और बाहर से भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए। ठीक है, ताकि स्वतंत्रता जल्दी से जल्दी प्राप्त की जाए, तो एक प्रयास था। ठीक, आज इनका जो नारा है वो सब आपको याद ही है। ठीक है, लक्ष्मी सहगल भी एक महिला सेनापति थी। अभी 123वें जन्मदिन पर, हालांकि ज्यादातर 125वें 100 पर होता है, पर 123वें जन्मदिन पर पराक्रम दिवस इनके जन्मदिन को घोषित किया गया है। कई सारी ब्रिगेड थी, लक्ष्मी, नेहरू, गांधी जी, है ना, गांधी, सुभाष। ठीक है, लक्ष्मी, नेहरू, गांधी, सुभाष, ये ब्रिगेड के नाम थे। ठीक है, चलते हैं। अब जो 6 मार्कर है, इसमें थोड़ी फ्रेमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। 3 मार्कर का ये है कि 3 मार्कर में आपको फैक्ट पता होने चाहिए, और फैक्ट को आप क्रम से लिखें। ठीक है, क्रम से, आर्बिट ना लिखें,
और अननेसेसरी भी ना लिखें, ठीक है। क्रम से लिखें, मतलब क्रम से होता है जैसे क्या है ना, कब हुआ, क्या, कौन कौन से उसके, मतलब क्या उसकी उपयोगिता, किस तरह का, तो ये सब फैक्ट आप डालें, ठीक है। तो एक एक फ्लो के हिसाब से ही हमने आपको बताया है 3 पॉइंट, कि पहले में आप क्या, व्हाट, कहां, कब, कैसे, ये सब पहले में इंक्लूड करें। दूसरे में उसके प्रकार, उपलब्धियां, जैसे व्यक्ति है तो उपलब्धियां, आंदोलन है तो उपलब्धियां, ठीक है। प्रकार, विधियां, विधियां, ठीक है। और अन्य कोई तरीका जो भी, जो उसकी विशेषता, ठीक है, ये सब आता है। और थर्ड में उसका महत्व, ठीक है, उसका महत्व, करंट अफेयर से चर्चा, या कोई जो भी अचीवमेंट उनके रहे हैं जो अभी दीर्घकालीन है, ठीक है, वो अपन डाल सकते हैं। तो इस तरह से, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न हो भी नहीं सकता है। क्या लिखेंगे 3 मार्कर में, ये प्रश्न और आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आपका उस प्रश्न से संबंधित कंटेंट कैसा है और प्रश्न क्या आया है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। बस ये होता है कि इस तरह की जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, इससे आप माइंड को सही कमांड दे सकते हो, ताकि माइंड सीक्वेंस में पॉइंट जनरेट करे और एक फ्लो में हम आंसर को लिखें, बस इतना हो सकता है। बढ़ते हैं, 6 मार्कर है, औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। तो प्रश्न में पूछा गया है सीधा सीधा, कारण लिखिए, ठीक है। एक लाइन में इंट्रो जरूर बनता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। देखो सिंपल तरीका है, या तो हम 7-8 कारण लिख दें, सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर देगा, कोई इशू नहीं। अगर हमको कारण बढ़िया से 6 या 7 आ रहे हैं और हमको पता है कि यार एक लाइन में इंट्रो लिख सकते हैं, तो एक लाइन में इंट्रो लिख दें और लास्ट की लाइन में कंक्लूजन लिख दें, अगर हमको ऐसा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे दोबारा से अपन देखते हैं, फर्स्ट लाइन में हमने इंट्रो लिख दिया, लास्ट लाइन में कंक्लूजन लिख दिया, और यहां पर हमने इस तरह से एक टेबल सी बना के कारण लिख दिए, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, ये भी ठीक है। तो जैसा आपको लगे और जैसा आपको सूट करे। 4-4 नंबर आए हैं लोगों के, 4, 4.5, केवल कारण लिखा है तब भी 4, 4.5 नंबर आए हैं लोगों के, सिंपल क्वेश्चन भी था। अगर हम इंट्रो लिखते भी है तो सिंपल लिखेंगे कि नए उत्पादन तकनीक, नई उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तथा ऊर्जा के नए साधनों का उपयोग करके उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाना, अत्यधिक तेजी से बढ़ाना या कम समय में तेजी से बढ़ाना। तो कैसे, देखो ध्यान से देखना, नई तकनीक प्लस ऊर्जा के नए साधन, है ना, और डैश, नई तकनीक और ऊर्जा के नए साधन डैश, उत्पादन में तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि, यही है औद्योगिक क्रांति। नई तकनीक, ठीक है, नई तकनीक कैसे, स्टीम इंजन, ठीक है, और कई सारे तरीके जो मशीन से डेवलप की। ऊर्जा के नए साधन, जैसे कोयला, पहले तो मैन पावर या एनिमल पावर दोनों को यूज करते थे, ठीक है। अब नई तकनीक जैसे स्टीम इंजन और नए ऊर्जा के साधन जैसे कोयले आदि, ठीक है। तो इसका उपयोग करके और कम समय में अधिक उत्पादन संभव हुआ, ठीक। तो ये औद्योगिक क्रांति का एक जनरल सा इंट्रो है, अगर बड़े भी सवाल में आ जाए। एक इंट्रो ये भी हो सकता है, देखो, गिल्ड प्रणाली, गिल्ड प्रणाली, गिल्ड सिस्टम, जो प्राचीन या जो इतिहास में उपयोग होता था, कि श्रेणियां होती थी, उत्पादन श्रेणियां, ठीक है। कच्चा माल भी उन्हीं का होता था, रॉ मटेरियल भी वही डिसाइड करते थे, प्रोडक्ट भी वही डिसाइड करते थे कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, और बेचते भी वही थे, पूरा काम इन हाउस था, उन्हीं का था। कच्चा माल भी वही लाएंगे, प्रोडक्ट भी वही डिसाइड करेंगे, कच्चा माल वही लाएंगे और बेचेंगे भी वही। दैट इज ए श्रेणी प्रणाली जो पहले थी, या गिल्ड सिस्टम। उसके बाद विकास हुआ तो क्या हुआ, घरेलू उत्पादन प्रणाली, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, होम प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन प्रणाली। इनमें क्या होता था कि कई बार
इसमें ये होता था कि रॉ मटेरियल भी हो सकता है बाहर वाला लाए और प्रोडक्ट भी वही चूज करे। जैसे मान लो घर में उत्पादन करना है तो व्यापारी जो होते हैं, बेचता कोई और था, इसमें इसमें व्यापारी होते थे जो बेचते थे इधर उधर जाकर मार्केट में। तो वो इन घरेलू उत्पादन श्रेणियों को, प्रणालियों को वो बोलते थे कि भैया आप ये चीज उत्पादित करो, इसका डिमांड है और रॉ मटेरियल हम ला के दे रहे हैं, खरीदेंगे भी आपसे नहीं हम ही। तो ये तो सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम होते थे, इनको घर पे नहीं जाना पड़ता था, ये घर पे ही काम करते थे, इनको रॉ मटेरियल यहाँ घर पे मिल जाता था इनको, और बेचता भी कोई, इनका प्रोडक्ट भी कोई खरीद लेता था। तो ये एक तरह से घर में फैक्ट्री थी। फिर बाद में स्टार्ट हुआ फैक्ट्री प्रणाली, फैक्ट्री सिस्टम। इसमें क्या हुआ, बंदे को घर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको फैक्ट्री जाना है एक निश्चित समय, वहीं पर सब कुछ है, मशीनें भी हैं, रॉ मटेरियल भी हैं, और उसकी कोई टेंशन नहीं है बेचने वेचने की, कुछ नहीं, वो सब फैक्ट्री वाला जाने। तो इससे इनका मूवमेंट हुआ है ना, इनको घर से ये आए, और ताकि कम समय में अच्छे से दक्षतापूर्ण प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है, क्योंकि घर में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस और अच्छी मशीनें भी नहीं, उत्पादन प्रणाली भी नहीं, अनुशासन भी नहीं, फैक्ट्री प्रणाली में ये सब हुआ। तो इन्होंने मैन पावर को मूव करवाया, मैन पावर को मूव करवाया, इन्होंने बोला कि भाई आप आइए, इतने आवर्स काम कीजिए, आपको पैसा दिया जाएगा, रॉ मटेरियल भी हमारा, मशीनें भी हमारी, बेचना भी हमारा। तो इस तरह से ये उत्पादन प्रणाली विकसित हुई, ठीक है। इसमें आप सिंपल कारण लिखेंगे, कारणों को इस तरह से बांट सकते हैं, आर्थिक, तकनीकी, वैचारिक, ठीक, इस तरह से आप इनको बांट सकते हैं, ये मेन मेन कारण है, ठीक है। ये इस तरह के, फिर है ये, जैसे क्या क्या देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं एक बार। रेनेसा है ना, रिलीजन रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, फैक्ट्री प्रणाली, फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई जिससे, ठीक है, मतलब मशीनीकरण हुआ, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ, मशीनीकरण हुआ, जिससे एक्सेस लेबर फ्री हुआ और एक्सेस लेबर मूव हुआ फैक्ट्री की तरफ। तो लेबर चीप एंड सफिशिएंट लेबर प्रोवाइड हुआ, ठीक है। कच्चा माल भी बना, ठीक, कच्चा माल, बैंकिंग सिस्टम आदि से फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, सस्ता वित्त प्राप्त हुआ, लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई। खनिज कोयले से लोहा उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, लोहा हुआ, मतलब देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आयरन प्लस कोल बेस्ड थी, पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दो मेन कंपोनेंट थे, आयरन लोहा और कोयला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जहां पर थे वहां उत्पादन प्रणाली खूब हुई, खूब काम हुई, और दोनों इंपॉर्टेंट थे, कोयला ऊर्जा में और लोहा मशीनों में। सब जगह तो लोहा काम आता है, एक तरह से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लोहा काम आता है। इसीलिए कहते हैं कि अफ्रीका अंध युग, अंध महाद्वीप रहा, डार्क कॉन्टिनेंट रहा, क्योंकि वहां कई तरह के डाइवर्सिफाई मिनरल्स हैं, बट लोहा और कोयला ही कम मात्रा में या लगभग नगण्य है। तो लोहा और कोयला नहीं डेवलप होने से वह केवल ऐसा कॉन्टिनेंट बनकर रह गया जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता है, बस रॉ मटेरियल का सोर्स है और मार्केट है, बस फिनिश्ड गुड का। तो वहां पर खुद में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, खुद में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वहां का, ठीक है। तकनीकी क्रांति, जैसे वाटर फ्रेम, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, जनसंख्या वृद्धि थी, ठीक है, इसके कारण सस्ता श्रम, ठीक है, सड़कें और इस सबसे मूवमेंट हुआ, मैंने कहा ना, लेबर मूव किया, लेबर मूव किया, रॉ मटेरियल मूव किए, और फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों को मूव कराना था, ठीक है। आज हाइपर लूप और ऐसी फास्ट बुलेट ट्रेन, मेट्रो, ये फास्ट मूविंग यूनिट या प्रोसेस या मैकेनिज्म क्यों बनाई जा रही है, ताकि लेबर जल्दी से मूवमेंट हो, जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंटेंस होगी, फास्ट होगी, ज्यादा अधिक तीव्र होगी, ठीक है। भौतिकवाद में वृद्धि, डिमांड भी बढ़ी, इसे ये कहना चाह रहे थे, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभावों को समझाइए। अब देखो, कईयों ने कुछ भी प्रभाव लिखे, या सिर्फ सामाजिक प्रभाव लिखे आप,
है ना। और कईयों ने 3 लाइन यूज करी इंट्रो में। भाई डेट आपको रटी हुई थी, ठीक है ना, डेट रटी हुई थी, पर ऐसा थोड़ी कि आप 3 लाइन इंट्रो में, उसने सिर्फ पूछा है सामाजिक प्रभाव। अगर आप फर्स्ट लाइन में ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, फिर जैसे ये जो डेट है 28 जुलाई 14 से 11 नवंबर 18, बस एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं आप, दैट्स इट, ये इंट्रो हो गया, ठीक है। और सीधा सामाजिक प्रभाव आप लिखें, नकारात्मक सकारात्मक, ठीक है। और जैसे एक कॉपी मैंने देखी, पता नहीं क्या उन्होंने सोच के लिखा, पहला ही प्रभाव, हालांकि डिवाइड किया नहीं, पर पहला ही प्रभाव सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी में वृद्धि, पता नहीं भाई कैसे वृद्धि हो गई, ठीक है। तो या तो बहुत क्षति हुई तो लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे, या पता नहीं क्या सोचा, तो ऐसा क्रांतिकारी विचार ना रखें आप, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव, इतना लोग हताहत हुए, मृत्यु हुई, महामारी फैली, लोगों में भय प्रकोप, है ना, ये सब हुआ, सेना में भर्ती हुई, शिक्षा पर ध्यान नहीं गया, सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ठीक है, जनता में एकदम कठोरता आई, इतने युद्ध अपराध भी हुए, ठीक है। तो एक तरह से ह्यूमनिटी, मानवता तार तार हुई या बहुत डाउन हुई, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव, देखो सकारात्मक प्रभाव अपन जबरदस्ती का ही लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी, कि एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक महिलाएं सेंटर में आई, प्रोडक्शन में महिला आत्मनिर्भरता हुई, ठीक है। श्रमिकों की नई भूमिका, उद्योग धंधों का महत्व पता चला, श्रमिकों का महत्व पता चला, है ना, संगठन बने जिससे सब चीजें ऑर्गेनाइज होने लगी, यही है, ठीक। अगला देखो, इंट्रो और कंक्लूजन, हम बाध्यकारी नहीं बोल रहे हैं, बाध्यता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने सर ने बोला है या किसी और ने बोला है तो इंट्रो कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अरे आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है सामाजिक प्रभाव के, तो आप सीधा सामाजिक प्रभाव लिखिए, कोई जरूरी नहीं है आप इंट्रो और कंक्लूजन लिखें, ठीक है। और अगर आपको पता है कि 14 लाइन्स है, 14 लाइन है, इनमें हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो आप एक लाइन 2 लाइन में इंट्रो कंक्लूजन लिखिए, और 10 लाइन में, 10 लाइन में आप 10 पॉइंट लिखिए, मोर देन इनफ है, और बैलेंस्ड आंसर भी है। भाई आपने 2 लाइन में इंट्रो लिखा, 2 लाइन में कंक्लूजन लिखा, और आपने 10 पॉइंट लिखे, बहुत है 10 पॉइंट, ठीक है, 6 से 7 पॉइंट ही बहुत है। नीचे के स्पेस की बात है कि जो खाली जगह है, ठीक है, इस तरह का 6 मार्कर आता है, तो जो खाली जगह है इस तरह की, ठीक है, तो इस खाली जगह में आप 1-2 लाइन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम छोड़ें, एक लाइन तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां से स्टेटमेंट चालू हो रहा है और यहां तक खत्म कर दिया, बट इसको यूज करने के आदी ना बने आप, आदतन अपराधी ना बने, गलती से 1-2 लाइन निकल गई, ठीक है, पहुंच गई तो ठीक है, ठीक है। तो आप उसको ऐसा नहीं कि इंटेंशनली उसको आप भर रहे हैं, ऐसा नहीं, जब उन्होंने मना किया है तो उनको नहीं करना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह का विवरण दीजिए, तो इंट्रो अपन लिख सकते हैं कि भाई विविधतापूर्ण संस्कृति है, ठीक है, और विविध त्योहार है, उत्सव है, समारोह है, ठीक है, विविधतापूर्ण, ट्राइबल है, और रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री रिच कल्चर से बहुत सारे नृत्य हैं, रिवाज है, ठीक है, समारोह है, बहुत सारी ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उनकी कलाकृति और इन सब के उसमें एवज में, या वहां पर ऐसे समारोह, अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह तक रखे जाते हैं, तो इस तरह का अपन लिख सकते हैं, इस तरह का अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इंट्रो करके, और फिर जो भी आपके पास कंटेंट है उनको आप लिखें, तो ऐसा टेबल भी बना सकते हैं, और एक मैप भी आप बना सकते हैं, बेटर है आप मैप बनाएं और मैप में इन चीजों को दिखा दें, ठीक है। और अगर आप मैप बनाते हैं तो वहीं पर विशेषताएं भी लिख दें, वहीं पर 1-2 लाइन में विशेषताएं भी लिख दें, और अगर टेबल बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे देखो, इसमें इस पेज में आपको व्यवस्थित लग रहा है कि कि इस तरह से टेबल आ गई है, लेकिन अगर आप जब आप कॉपी में लिखने लगोगे तो ये लाइन पूरी, ये साइड वाली लाइन ही, विशेष वाली लाइन ही एक लाइन में नहीं आएगी,
तो इस तरह से आप छोटा छोटा संक्षिप्त में आप लिखें, मैप बना लें, मैप ज्यादा ठीक है इसमें, ठीक है, जगह भी पता चलेगी, और या फिर टेबल बना लें। कोल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन विद्रोह, है ना, अंतर विद्रोह और क्रांति के बीच में। देखो क्रांति एक व्यवस्थित होती है, ठीक है, उसका एक मोटिव होता है, उसका एक प्लान होता है, उसमें अपन बोले प्लान होता है, ठीक है, कि भाई क्रांति जब की और सफल हुई तो क्या व्यवस्थाएं स्थापित करनी है, क्रांति के पश्चात क्या, ये उसमें तय होता है। जबकि विद्रोह में ऐसा नहीं है। विद्रोह एक अचानक, ठीक है, एक भड़की हुई घटना है, ठीक है, एक अचानक इसका ये घटना होती है, और इसका रैंडम होता है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि हमारे इनके पास, विद्रोहियों के पास कोई प्लान्ड कार्यक्रम होता है, या विद्रोह के बाद क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि रिवॉल्यूशन में सिस्टमेटिक होती है और एक प्लान होता है कि इसके इस चीज को हटाकर ये चीज लाई जाएगी, ठीक। कोल विद्रोह भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला प्रमुख जनजातीय विद्रोह है। सन अपन ने लिख दिया, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, अंग्रेजों का शोषण, है ना, बुधू भगत के नेतृत्व में हुआ था, है ना, और बाहरी लोग जो अंग्रेज भी थे और जो व्यापारी भी थे, ठीक, बाहरी निवासी थे, दिकू बोलते थे उनको, तो उनको भूमि, अब इनका तो भूमि और जंगल ही सब कुछ है, भूमि, ठीक है, भूमि या जो वन है वही सब कुछ है इनके लिए। तो उसी को जब देने लगे तो इन लोगों को दिक्कत हुई, ठीक है, पर इनकी कल्चर, इनका रहन सहन, जीवन यापन, ये सब महत्व उसी पर निर्भर था। तो गुरिल्ला पद्धति से इन्होंने युद्ध लड़ा, तबाही और लूट मार मचाई, और ऐसे इन्होंने विद्रोह किया, ठीक। अगला बढ़ते हैं अपन, जैन धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान, है ना, पर टिप्पणी कीजिए। तो कई लोगों ने जैन धर्म की विशेषताएं इसमें लिखी, जैन धर्म की विशेषताएं नहीं, आप वो बताइए जो भारतीय संस्कृति में उन्होंने दिया। देखो किसी ने भी कोई प्रयास किया, ठीक है, जैसे हाँ, ये पहले पिछले वाले सवाल में ये अपन देख लेते हैं कि इसका नेचर ऐसा था, आर्थिक था, प्रशासनिक विरुद्ध था, और सांस्कृतिक था। प्रशासन के विरुद्ध था, संस्कृति के संरक्षण के लिए था, और आर्थिक जो इनकी गतिविधि थी, जो संसाधन थे उनके संरक्षण के लिए ही था, ठीक है। बढ़े आगे देखिए, जैन धर्म भारतीय संस्कृति, तो जैन धर्म की विशेषताएं नहीं लिखनी थी, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें, जैन धर्म ने कुछ प्रयास किया, उसकी शिक्षाएं हैं वो प्रयास, कि जैन धर्म ने क्या शिक्षाएं दी, वो उनका प्रयास है। लेकिन भारतीय संस्कृति में कौन से इनकी विशेषताओं के कौन से घटक समाहित हुए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे भाई देखो बहुत ध्यान से समझे अपन कि संस्कृति और सभ्यता या दैनिक रूटीन में क्या अंतर। देखो दैनिक रूटीन क्या है, जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं प्रतिदिन, वो गतिविधियों का समुच्चय, वो दैनिक रूटीन है, ठीक है। उसमें हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो अपन रोज करें, या हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो कम हो रही है, ठीक है। संस्कृति, ज्यादातर लोग बहुत लंबे समय तक उन गतिविधियों को करते हैं, उन क्रियाकलापों को करते हैं, वो संस्कृति बन जाती है उस क्षेत्र की, उस समय की। सभ्यता थोड़े से बड़े काल में, और अधिकतम उस क्षेत्र के अधिकतम लोग, और एक बहुत 3 4 5 विशेषताएं, ठीक है। तो देखो डेली रूटीन, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी गतिविधियां, इस तरह से अपन देख सकते हैं इसको। डेली रूटीन, ये बहुत सारी घटनाएं, फिर इससे घटके कम हुई क्या, हमारी संस्कृति घटके कम हुई, और उससे घटके कम हुई हमारी सभ्यता। तो ये सिविलाइजेशन, ये कल्चर, और ये हमारा डेली रूटीन, ठीक है। तो कल्चर में कुछ ही चीजें आप आती हैं, बहुत कम, जो लगभग उस क्षेत्र की, उस समय की कॉमन चीजें रही, ठीक है। तो विशेषताएं चाहे जैन धर्म की जो भी हो, भारतीय संस्कृति ने क्या अपनाया, भारतीय संस्कृति ने अहिंसा, हालांकि
उनकी अहिंसा बहुत थ्योरेटिकल थी, सैद्धांतिक थी। भारतीय संस्कृति ने उसे मॉडरेट रूप में अपनाया। ठीक है, जैसे हम बोले कि भाई मतलब महावीर स्वामी जी और गांधी जी की अहिंसा में क्या अंतर। ठीक है, तो जैन धर्म और गांधी इनकी अहिंसा में तो प्रैक्टिकल अहिंसा थी। ठीक है, और वो थ्योरेटिकल थी। इस तरह तो अहिंसा बिल्कुल अपनाई, चाहे मॉडरेट रूप में अपनाई। सहिष्णुता, वो तो शादवाद बोलते थे कि हम किसी चीज को एक ही दृष्टिकोण से जान सकते हैं, वह ज्ञान का अहंकार नहीं बताते थे। तो सहिष्णुता हमने, ठीक है, सहिष्णुता, ठीक है, मूल्य, बहुत सारे मूल्य, ठीक, तो इस तरह का मोक्ष, ठीक है, बंधन, अज्ञानता, ये सब उन्होंने बताया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति में उनका योगदान रहा। ठीक है, तो दार्शनिक योगदान, सामाजिक योगदान, साहित्यिक योगदान, कलात्मक योगदान बहुत रहे हैं। दार्शनिक में उन्होंने विचार क्या दिया, मोक्ष, बंधन, शादवाद, है ना, मतलब आज भाई सहिष्णुता, सहिष्णुता, अहिंसा, ठीक, ये सब चीजें उन्होंने दी। सामाजिक व्यवस्था, भाई भाई अंधविश्वास, कट्टरता, इन सबको उन्होंने हटाया। साहित्यिक, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, और कला, जो जैन धर्म से प्रभावित होकर कई सारी आज मूर्तियां हैं। ठीक है, वो हमारे भारत की संस्कृति के अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण धरोहर है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन देख सकते हैं यहाँ पर। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखो, अब कंक्लूजन जैसे जैन धर्म का अगर हम देखें कंक्लूजन, तो इंट्रो और कंक्लूजन भी अपन लगभग सभी का देख लेंगे। ठीक, कोल ओल और ये सब विद्रोह पे तो हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रयासों ने या क्रांतियों ने ही अंग्रेजों पर दबाव उत्पन्न किया और एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध लोग खड़े हुए और अंततः स्वतंत्रता मिली। तो किसी भी ऐसे विद्रोह को या तो क्षणिक परिणाम से जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर दीर्घकालीन परिणाम से जोड़ सकते हैं। जो कोल विद्रोह के बाद जो अंततः उनको रिलैक्सेशन मिला वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जैसे ये संस्कृति, तो संस्कृति तो भाई मध्य स्थल, छोटा भारत, जैसे मध्य प्रदेश में कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं इसमें, समारोह और इन सब में, कि यही कारण है कि जैसे मध्य प्रदेश में जो ये विविधता है ना, समारोह की, त्योहार की, जैसे इसमें गुजराती कल्चर, मराठी कल्चर, ठीक है, इधर से, ठीक है, जो पूर्व के राज्य हैं उनका कल्चर, राजस्थानी कल्चर, यूपी कल्चर, तो यही कारण है, इस सांस्कृतिक विविधता के कारण ही मध्य प्रदेश को में लघु भारत की, मिनी इंडिया की झलक उभरती है। लघु भारत या मिनी इंडिया की झलक दिखती है ना। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, या इट कैन बी कॉल्ड मिनी इंडिया। तो इस तरह के अपन कंक्लूजन लिख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग और इन सब का तो क्या ही कंक्लूजन, अपन बोल देंगे कि भाई ठीक है, एक तरह से ब्राह्मण शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने वृहद्र की हत्या करके और 184 में ये साम्राज्य पर स्थापित हुए। 2 राजधानियां थी इनकी। उपलब्धियां इनकी ये थी। ठीक है, साम्राज्य का संगठन किया, युद्ध लड़ा, महाभाष्य लिखे, खारवेल का युद्ध हुआ, हालांकि उसमें पराजित हुए, अश्वमेध यज्ञ कराए, ना, संस्कृत भाषा ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान किया, इसलिए ब्राह्मण शासक भी इनको कहा जाता है। मनुस्मृति की रचना की, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऑल्दो कुछ विकृतियां हैं पर फिर भी, स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक, तो इस तरह से महत्वपूर्ण कंक्लूजन इनमें क्या ही लिखेंगे अपन, फैक्ट लिख दो, बहुत बहुत है उतना। मध्यकालीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को लिखिए। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, जो इनकी आज देन है, जैसे ये मनुस्मृति, स्तूप, भरूत, है ना, फिर ये सब, है ना। तो इस तरह से ये कि आज भी भारत की संस्कृति, है ना, में प्रमुख योगदान देते हैं, इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, इस तरह से मध्यकालीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोत, जो जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं, ये प्रश्न टेस्टों में ही दिए जाते हैं, इसलिए कि आपको एक तरह से ये रिवाइज हो जाए चीजें, क्योंकि इनमें से 3 मार्कर,
ठीक है, 6 मार्क करा सकते हैं। तो एक तरह से रिवाइज हो जाए आपको, इस उद्देश्य से टेस्ट दिए जाते हैं, ये ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेन ये है मध्यकालीन सल्तनत काल पूर्व, ये कब कब है, सल्तनत कब पूर्वकालीन, फिर सल्तनत कालीन और मुगल कालीन, और इनमें क्या क्या मेन है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, किताबुल रहला, रहला किताब भी है। ठीक है, अब्दुल रजाक जैसे पूछ सकता है 3 मार्कर में, अब्दुल रजाक तो फारसी थे, कृष्णदेवराय के समय आए, है ना। मतला ए साहन किताब लिखी, साउथ इंडिया का विवरण है, तो अब्दुल रजाक भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, साउथ इंडिया का विवरण है, मतला ए साहन इन्होंने लिखी, कृष्णदेवराय के समय ये आए। ठीक है, बढ़ते हैं। ये प्रश्न शायद अपना रह गया है, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजय का उल्लेख कीजिए। मैंने पहले भी आपसे बोला कि अलाउद्दीन खिलजी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उन्हें तैयार करें। ठीक है, तो इनके आप ईयर लिख दें, जो हमने पहले 3 मार्कर में देख लिया है। टाइम ड्यूरेशन लिख दें, जानकारी का स्रोत, है ना, खजाइन उल फुतूह, जो अमीर खुसरो ने लिखी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये विजय है इनकी, मैप पे आप दर्शा दें तो ज्यादा सही है, भारत के मैप बनाए और उसमें आप दर्शा दें और ईयर लिख दें, है ना, शासक लिख दें, बहुत बढ़िया है। इंडिया का आप मैप बना लें, है ना, और उसमें आप इनको दर्शा दें एरिया वाइज, जहाँ भी गुजरात विजय, ठीक है, चित्तौड़ विजय, ठीक है, यहाँ पर वारंगल, है ना, कर्नाटक, ठीक, मदुरई, ठीक है, इस तरह की जो विजय है, और यहाँ का डिटेल्स आप लिखते जाए इस तरह से। ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कंक्लूड कर दें कि मतलब इतना ये महत्व ये है कि एक तरह से भारत को एक साम्राज्य में इन्होंने बांध दिया था। ठीक है, और कई व्यवस्थाएं बनाई जो बाद में शासकों ने फॉलो की, अनुसरण किया, और उससे एक स्थिर साम्राज्य बन पाया। क्योंकि देखो, स्थिर भौगोलिक बनी इन कालों में, जो स्थिर भारतीय भौगोलिक इकाई बनी वो बाद में भारत देश के रूप में भी आ गया है। नहीं, पहले ही अगर लंबे समय तक भारत में अलग अलग शासकों का शासन होता और ये अलग अलग एकदम पृथक इकाइयों के रूप में बटा रहता भारत, तो फिर एकीकरण होने में दिक्कत था। पर कई शासक हुए, जैसे सवाल भी आया था कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि पूरे भारत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बांधा इन्होंने, एक शासक की डोर में, एक शासन की डोर में बांधा, एक राजनीतिक इकाई, भौगोलिक इकाई के साथ साथ राजनीतिक इकाई बनाई। ठीक है, तो उससे फिर कहीं जो वर्तमान भारतीय स्वरूप है, भारत का स्वरूप है, वो भी तभी निर्धारित हो। ठीक है, फिर बाद में जो विभाजनकारी शक्तियां थी उनको हमारे नेताओं ने रोका, उनको जो हमारा नेतृत्व था उन्होंने उनको रोका और एक संगठित देश बनाने का कार्य किया। ठीक, बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में विऔद्योगिकरण की नीति अपनाई गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उद्योग धंधे बंद होने के क्या कारण थे, तो पहले आप बोल देंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, उद्योगों को क्रमिक रूप से नष्ट करना। ठीक है, ग्रेजुअली उद्योगों को नष्ट करना। ठीक है, तो ये है, ये ब्रिटिश काल में बिल्कुल हुआ। समरी में बता देता हूं, पॉइंट यहां पर दे ही रखा है। समरी ये है कि जैसे भारत में जो कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग लगे हुए थे उनको समाप्त किया सिस्टमेटिक रूप से। क्यों? ऐसा रॉ मटेरियल उगवाया या ऐसी व्यापारिक फसलें करवाई जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थी, नील, कॉटन और ये सब। ठीक है, तो जो अदर उद्योग थे तो उनको तो कच्चा माल ही पर्याप्त नहीं मिला या महंगा मिला। ठीक है, तो वो वैसे ही खत्म हो गए। दूसरा, उन ब्रिटिश फैक्ट्रियों की तुलना में सस्ता, अच्छी क्वालिटी का और कम दाम में और तीव्र समय, बहुत कम समय में जो उत्पाद आने लगे वहां से बनकर,
वो भी महारानी की फोटो के साथ, तो उनका सामना ये भारतीय उद्योग नहीं कर पाए, ठीक है। और एक प्रो यूरोपियन हमारा इंक्लिनेशन भी था कि अंग्रेजों को हम श्रेष्ठ, वो खुद भी बोलते थे भाई, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि हम श्रेष्ठ हैं अन्यों से और दूसरों का हमको उद्धार करने के लिए भगवान ने भेजा है, ऐसा वो भी क्लेम करते थे। तो हमारा जो इंक्लिनेशन था कि उनकी वस्तु है अधिक अधिक क्वालिटी वाली है, ऐसा उपयोग और ये सब की ये सब, तो उससे उनका कंजप्शन भी बढ़ा और उनकी हाथ में नीति थी तो उन्होंने बढ़वाया भी। तो इस तरह से हमारे सिस्टमेटिक उद्योग खत्म होते गए, है ना, इसी को विऔद्योगीकरण कहते हैं। और यही मेन कारण था कि हमारा पूरा औपनिवेशिक काल में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और स्वतंत्रता के समय हम हमारे उद्योग में हम बहुत पिछड़े हुए थे और यही कारण है, वही आज कंटिन्यू भी रह रहा है कि आज तक हम उद्योगों में पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पॉइंट अपन लिख सकते हैं, समझ अपन ने डिस्कस कर ही ली है, ठीक। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो पहला सिंपल सी बात है, इसमें कोर क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रवाद को डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी बात कि राष्ट्र के प्रति लोगों का आत्मीयता, एकता, एकात्मक प्रतीक, ठीक है। उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति, उसे बनाए रखना, मतलब लोगों का राष्ट्र के प्रति लगाव या त्याग की भावना, सबसे सही शब्द है सैक्रिफाइस, त्याग कि, ठीक है, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का। आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है, कि भाई ब्रिटिश नीतियों ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश नीतियों ने एक रोष उत्पन्न किया, अनरेस्ट उत्पन्न किया, ठीक है, एक एंगर उत्पन्न किया, जिससे क्या हुआ, सभी भारतीय ब्रिटिश नीतियों के विरोध में एक हो गए, ठीक है। भारतीयों में एक एक जैसा कि भाई सभी जिनका शोषण हो रहा है वो मिलकर एक हो गए, ठीक है, एक हो गए और उनमें एक समाज, समुदाय, एक राष्ट्र की भावना धीरे धीरे पनपने लगी, ठीक है, कि हमारा राष्ट्र है, हमारी भूमि है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो इस तरह से वो गलत ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध एक हुए और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। क्या नीतियां थी? आर्थिक शोषण किया, धन का निष्कासन सिद्धांत, है ना, ने स्पष्ट किया कि भैया आर्थिक शोषण, पहले तो पता ही नहीं था कि आर्थिक शोषण हो रहा है, तो इन सब सिद्धांतों ने ये प्रूव किया, उससे आर्थिक शोषण का पता लगा, लोगों में संसाधनों के संरक्षण और उन पर स्वामित्व की भावना जगी, लोगों में ये जगह कि भाई ये तो हमारे संसाधन है, ठीक है, ये तो हमारे संसाधन है, हमारा देश है, तो इस तरह से राष्ट्रवाद पनपा। सामाजिक धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने ये अंग्रेजों के जो महान मानते थे अंग्रेजों को, वो सब तर्क तोड़े, ठीक है, और आत्मविश्वास जगाया खुद में, ठीक। और जो इन अंग्रेजों ने भी जो धार्मिक नीतियों की इनकी आलोचना की, उससे भी हमें आत्मविश्वास, उसके विरोध में हमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, स्व सम्मान, प्राचीन समृद्धि के प्रति सम्मान, ये सब पैदा हुआ, तो उससे भी राष्ट्रीयता बढ़ी। भारतीयों के गौरव को पुनः स्थापित किया, कई जैसे दयानंद सरस्वती और इन सब ने। प्रेस साहित्य का योगदान, बुद्धिजीवी वर्गियों ने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों जन जन तक संदेश पहुंचाए, साम्राज्यवादी उद्देश्यों को उजागर किया कि भाई इनका रियल नेचर क्या है वो बताया गया, तो इससे पता चला इनका ना, ठीक है, कि भाई रियल नेचर जो शोषणकारी नेचर है वो पता चला, ठीक। इस तरह से वैचारिक पृष्ठभूमि, नेतृत्व की भूमिका, बुद्धिजीवी वर्ग ने जन सामान्य को उजागर किया। और राष्ट्रवाद, कंक्लूजन लिखेंगे, राष्ट्रवाद पनपा, उसी से लोग एक हुए और बाद में उसी से देश स्वतंत्रता के लिए माहौल बना और स्वतंत्रता संघर्ष चला और देश स्वतंत्र हुआ। लियाकत, देसाई लियाकत फॉर्मूला को समझाइए, ठीक है। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा बच्चों ने लिखने में दिक्कत आई उनको, क्योंकि एक फैक्ट टाइप याद रहता है कि भाई
5 में आया था, है ना, ऐसा 6 मार्कर में उनको 3 मार्कर में भी बच्चे लपेट सकते थे, बट 6 मार्कर में जब ये पूछा गया तो ज्यादातर बच्चों ने किया भी नहीं है, इस विकल्पों को ही किया है। ठीक है, गतिरोध को दूर करने का प्रयास था। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान दोनों ने प्रयास किया कि गतिरोध को मिलकर दूर किया जाए, एक प्रस्ताव लाए। ठीक है, क्या कि भाई दोनों जो दल थे, कांग्रेस और लीग, दोनों अपने सदस्यों को मंडल में मनोनीत करेंगे, समान सदस्य मनोनीत करेंगे। 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। दोनों ही दलों को ये पसंद नहीं आया और अंततः इसका कोई परिणाम नहीं निकला, एक तरह से एफर्ट था। ठीक है, देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में जूनागढ़ विशेष पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो जूनागढ़ गुजरात की सीमा से लगी देशी रियासत थी। एकीकरण के दौरान जूनागढ़ में भारत के विलय के संबंध में समस्या थी। ठीक, तो यही नवाब मोहम्मद खान मुस्लिम था, जनता हिंदू थी, अलग जैसे कश्मीर में उल्टा था। ठीक है, भारी शक्तियां निरंतर टच में थी, पाकिस्तान में विलय चाहते थे, पाकिस्तान भी उकसा रहा था, जबकि जनता भारत में मिलाना चाहती थी। ठीक है, इस तरह का समीकरण थी, तो उसमें सामान्य विलय नहीं हुआ, विलय मतलब विशेष प्रयास किए गए। ठीक है, अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, श्यामला दास गांधी के नेतृत्व में प्रयास हुए। जूनागढ़ का दीवान भारत के हस्तक्षेप के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, भारत ने हस्तक्षेप किया और जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया। तो एक तरह से विशेष प्रयास किया था, बाकी सब तो नॉर्मली ही सब मिला लिए गए थे। विशेष प्रयासों के द्वारा इनको मिलाया गया था, इसलिए ये सवाल आ भी सकता है। कुछ फैक्ट इनके और हैं, जैसे रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को बनाया गया रियासत विभाग। 562 रियासतें थी, ये फैक्ट भी अपन डाल सकते हैं। ठीक है, रियासत विभाग में ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन्होंने संभाला पूरा कार्यक्रम। उड़ीसा में 22 रियासतें थी, ऐसे ही मिली। नागपुर को सल्यूट स्टेट बोलते थे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नागपुर को सल्यूट स्टेट क्यों? क्योंकि जब भी कोई विदेशी भारत में आता था, डिग्निटी वीआईपी, ठीक है, तो यहाँ तोपों से सलामी दी जाती थी, तो सल्यूट स्टेट उसको बोला जाता है। 38 रियासतें थी, काठियावाड़ में 250 थी। जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया। हैदराबाद में आपको पता ही ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक, अब ये प्रश्न जो बहुत ही लोगों को परेशान किया इसने, ठीक है, लोगों को लिखने में भी दिक्कत आई। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रमुख राजवंशों को, तो लोगों को जो अब क्या हुआ कि ऐसा भी हुआ कि त्रुटिवश जो ऑफलाइन टेस्ट थे, उसमें ऑफलाइन टेस्ट में विकल्प नहीं दिया गया, तो फिर बच्चों को व्यवस्था थी इसको लिखें। हालांकि बच्चों ने कुछ कुछ के बहुत अच्छे नंबर आए। देखो, इससे आप ये भी देखना कि जो टफ सवाल होता है उसमें अगर आप सामान्य प्रयास कर लेते हैं, टफ सवाल में सामान्य सा आप लिख देते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बजाय कि इजी प्रश्न में बहुत बेहतर लिखना पड़ता है उतने नंबर लाने के लिए, सरल प्रश्न में बहुत ही बेहतर लिखना पड़ता है ऐसा प्रश्न, ऐसे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का चीजें थी। सातवाहन के बारे में आप लिख सकते हैं, प्राचीन राजवंश था, सिमुक ने इसकी स्थापना की थी, विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया। ठीक है, तो ये पूरे पूरे आपके फैक्चुअल सवाल हैं, तो आप देख भी सकते हो और मॉडल आंसर में भी इसको देख सकते हो। चेर है, ठीक है, चोल है, चोल, हाँ चोल लोगों को आता था, चोल के बारे में लोगों ने लिखा, लेकिन कईयों ने चेर के बारे में भी कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट लिखे और बहुत अच्छे नंबर हैं। एक स्टूडेंट का मुझे पता है 104 है, बहुत अच्छे नंबर हैं इस प्रश्न में भी। तो देखो, विपत्ति को या टफ सवालों को आप कैसे हैंडल करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांड्या है, पांडे के बारे में आप लिख सकते हैं। राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट के बारे में आप लिख सकते हैं। वाकाटक वंश है, उसके आप फैक्ट देख सकते हैं। इस मॉडल आंसर में भी आप देख लेना। काकतीय वंश है, उसके बारे में आप
जो भी महत्वपूर्ण शासकों के नाम, होयसल वंश, है ना। अगला सवाल आता है अपना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर निबंध लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन और इजी प्रश्न भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। लेकिन कई बच्चों ने इसमें बहुत गलत या टू द पॉइंट नहीं लिखा, टू द पॉइंट। क्यों? जैसे कैसे ने लिखा कि महात्मा गांधी की जितनी भी शिक्षाएं थी, सबने शिक्षाएं लिख दी, ठीक है। सत्याग्रह, अहिंसा, जनता, है ना, सविनय अवज्ञा, ये वो जितनी भी उनकी गतिविधियां थी वो पूरे लिख दिए, ठीक है। तो लेकिन जैसे सत्याग्रह का प्रयोग तो किस लिए, क्या करने के लिए, तो आप पहले लिखते कि भाई क्या किया, योगदान दी, है ना, भूमिका लिखिए, मूल्य, समाज में मूल्य स्थापित किए, ठीक है ना। साध्य की पवित्रता मतलब अच्छे साधनों के साथ स्वतंत्रता, जैसे सत्य, अहिंसा, ठीक है, लोगों को जोड़ा, ठीक है, लोगों को जागरूक किया, स्वावलंबी, आत्म सम्मान, एक जैसे अगर कांग्रेस केंद्रीय संस्था थी तो ये केंद्रीय व्यक्ति थे, और सत्याग्रह, अहिंसा केंद्रीय विचारधारा थी, जिससे क्या, जिससे मतलब जिस विचारधारा पे चल के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सफल हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपनी परिणति को पहुंचा। तो ये इस तरह के पॉइंट अपन को लिखने थे और योगदान लिखने थे, ठीक है। विराम संघर्ष, ताकि जनता दोबारा से एनर्जी जनरेट कर ले, दोबारा से जोश से भर जाए और फिर संघर्ष करें अच्छे से, ठीक है। अहिंसक रूप से जनता विरोध किया, अहिंसक रूप से लोगों शासन का विरोध किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की, सामाजिक ना सामुदायिक सहिष्णुता, ठीक है, समुदाय को जोड़ा, समाज को जोड़ा, समाज में जो कुरीतियां थी, प्रथाएं थी, उनको हटाया, ठीक है। स्वदेशी की शिक्षा दी, युवाओं, छात्रों में, महिलाओं को साथ में लाए, किसानों को साथ में लाए, ठीक है। तो उपलब्धियां, भूमिका बतानी थी, भूमिका, ना कि उनके कार्यक्रम लिखने थे, भूमिका बतानी थी, ठीक है। अब जैसे इंट्रो, हमने इंट्रो बताया कि भाई जैसे कांग्रेस अगर यदि केंद्रीय संस्था, तो गांधी जी केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय व्यक्ति, और उनके उनके मूल्य, सत्याग्रह, अहिंसा केंद्रीय विचारधारा थी स्वतंत्रता आंदोलन की। फिर उनके योगदान लिख दिए, ठीक है, और फिर इंट्रो लिख दिया। इंट्रो क्या, कि गांधी जी का ही योगदान था, या गांधी जी का ही योगदान है कि ऐसी मतलब ऐसे मूल्यों को लोगों को परिचित कर दिया, ऐसे मूल्यों से लोगों को ऐसे मूल्य लोगों को अपनाना सिखा दिया, या ऐसे मूल्य समाज में स्थापित कर दिए जिससे स्वतंत्रता बाद भी हमारा समाज, हमारा देश एक बना रहा, और हमारा लोकतंत्र परिपक्व और समृद्ध बना। नहीं, देख लो आज साउथ एशिया में मोस्ट स्टेबल और मेच्योर डेमोक्रेसी है हमारी, जबकि साउथ एशिया में लगभग सभी देश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वो सभी देश एक साथ बने थे, पर फिर भी इंडिया का डेमोक्रेसी स्टेबल और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण होता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ लोकतंत्र बताया नहीं, लोकतंत्र को शासन पद्धति नहीं, जीवन प्रणाली बना दिया था, जीवन प्रणाली बना दिया था गांधी जी ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र, ठीक है। तो इस तरह का आप कंक्लूड करेंगे, और ये बहुत ही स्कोरिंग प्रश्न था, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इसको लिखना था। देखो, सभी वर्गों को समाहित किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, स्वदेशी को बढ़ाया, सत्याग्रह जैसे मूल्यों को लोगों के जीवन में स्थापित किया, हरिजन उत्थान, सभी समुदाय वर्गों, है ना, सांप्रदायिकता का विरोध, अहिंसा साधन, महिलाएं आगे आई, बच्चे आगे आए, महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया, ठीक है। तो आंदोलन को आधार मजबूत किया आंदोलन का। मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था पर लेख लिखिए, मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था पर लेख लिखिए, ठीक है। तो फैक्चुअल सवाल था, आपको मुगल काल का इंट्रो देते हुए
कि कहाँ से स्थापित हुआ और कब तक चला। 1526 से 1707 या 1857 तक चला, है ना। मेनली 1707 भी आप बोल सकते हो। ये प्रमुख थे और ये प्रशासनिक इकाइयां थी, ये प्रमुख थे। उत्तरदायित्व, प्रशासन और सत्ता, तो इस तरह का आप पिरामिड भी बना सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन थे, ये आप एक तरह से ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ओवरऑल समरी चाहते हैं, ओवरऑल समझ चाहते हैं आपसे। इनमें फैक्ट भी लिखने होते हैं और ये मतलब एक तरह से मोटा मोटा, चूंकि याद ही होता है, इतने मुगल शासक थे, किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा याद ही है, तो लिखा भी चला जाता है, ये लिखने में भी आ जाता है। पर फैक्ट आपको लिखने जरूरी है इसमें भी। बादशाह, मंत्री परिषद, ठीक है, ये सब। तो इस तरह से आप इसमें फैक्ट भी लिखेंगे और ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, अगर आपने सही से इनको डील कर लिया। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रमुख अधिकारी, ग्राम प्रशासन, इसमें इनको बांटा गया है। ये मध्य प्रदेश का सवाल है जो है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की भूमिका बताइए। तो एक तरह से पूरा मध्य प्रदेश में 1857 में क्या क्या गतिविधियां हुई, आराम से 15 मार्कर में लिखा जा सकता है। 3 जून 1857 से नीमच की छावनी में घुड़सवार सैनिकों ने स्टार्ट किया। कर्नल बीसी सोबर्स, सीबी सोबर्स, ठीक है, ठीक है, झांसी की रानी, सागर में शेख रमजान, शहादत खां, राजा ठाकुर प्रसाद, शंकर शाह, ताता टोपे, ये प्रमुख है, ठीक है। और ये इनको आप बताएं। और इन तथ्यों के साथ साथ इंदौर में विद्रोह, महू में विद्रोह, अमझेरा में, धार में, मंदसौर में, ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, खूब कंटेंट है इसमें आपका, खूब कंटेंट इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। हिस्ट्री में आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, जैसे यही है तो आप क्रोनोलॉजिकल लिखने का प्रयास करें। क्रोनोलॉजिकल, भाई 3 जून 1857 नीमच की छावनी, फिर क्या क्या हुआ ये, ठीक है, फिर बाद में कौन कहा, ऐसा ऐसा आप बनाने का प्रयास करें क्रोनोलॉजिकल। वो बहुत सिंपल और आई कैचिंग होता है, वो यूं ही समझ में आता है एग्जामिनर को भी, और आप कम शब्दों में ज्यादा सामग्री भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल बनाएं। इस वाले प्रश्न में आप मैप भी बनाएं, ठीक है। मैप में आप जैसे जैसे पहला नीमच में, तो ऐसे आप दिखाएं, भाई पहला यहाँ, दूसरा, तीसरी घटना, फोर्थ घटना, फिफ्थ घटना, इस तरह से घटनाओं का क्रोनोलॉजी मैप में दिखाएं आप, मैप में ही दिखाएं, ठीक है। कंक्लूड करें कि भाई 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में ऐसे नेतृत्व हुए, उन्होंने इतनी बहादुरी और वीरता से लड़े, इतने बड़े बड़े बलिदान किए, जो आज भी मध्य प्रदेश की जनता को, न केवल मध्य प्रदेश की जनता को बल्कि भारत की जनता के लिए गौरव की बात है, और आज भी प्रेरित करती है, गौरवान्वित महसूस कराती है, ठीक है। इस तरह का आप लिख सकते हैं। तो ऐसे डिस्कशंस अपने यूट्यूब पे रेगुलर आते रहेंगे, ठीक है। आप जो भी डाउट हो पर्सनल पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, उस पर आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलेगा, वहां पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं वो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।